तारीख 11 नवंबर 2024। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने एक कागज के टुकड़े पर दस्तखत किए। ये खबर नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया पर छपी। कुछ ही घंटों में वहां से ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी। पश्चिमी देशों में दहशत बढ़ गई। नेटो के सदस्य देशों में हड़कंप मच गया। अमेरिका ने कहा यह सही नहीं हो रहा है। बगल में स्थित साउथ कोरिया गुस्से से आग बबूला हो गया। पर सवाल यह है कि उस कागज के टुकड़े में ऐसा था क्या? उस कागज में रूस के साथ एक समझौते की शर्त लिखी हुई थी। समझौता ये कि अगर हम पर हमला हुआ तो तुम बचाओगे, तुम पर हुआ तो हम पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसी पर सुप्रीम लीडर ने दस्तखत किए थे। ये समझौता तो जून 2024 में दोनों देशों के बीच हो गया था, जब पुतिन नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर गए थे। लेकिन इसको अमली जामा पहनाना बाकी था और इससे बेहतर मौका सुप्रीम लीडर को कभी मिलता। मौका ऐसा जब सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के लगभग 10,000 सिपाही पुतिन की मदद करने रूस पहुंचे हैं। कम से कम पश्चिमी देश तो ऐसा ही दावा कर रहे हैं। न तो रूस और न ही नॉर्थ कोरिया ने इन दावों को सच्चा बताया है, लेकिन रूस इससे इनकार भी नहीं कर रहा। वो इसी समझौते का जिक्र करके कहता है हम कानूनन एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी दो वजहें हैं। पहला, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने 14 नवंबर को कहा अगर नॉर्थ कोरिया रूस के लिए सैनिक भेजेगा तो हम भी यूक्रेन की मदद बढ़ा देंगे। इस बयान की वजह से दोनों कोरियाई देशों में तनाव बढ़ गया है। दूसरा, नेटो और अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगियों को याद किया है। 13 नवंबर को बोनी जेनकिंस ने कहा कि हमें एशिया में मौजूद अपने सहयोगियों से मदद मांगनी चाहिए, उनके साथ मिलकर बात करनी चाहिए। जेनकिंस अमेरिका के आर्म्स कंट्रोल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करती हैं। जेनकिंस ने एशिया से जापान और साउथ कोरिया का नाम लिया है। कहा हम फिलहाल इन देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ये विवाद फैला तो इस पर भारत का क्या रुख हो सकता है? तो आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे नेटो देशों में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। क्या जापान और साउथ कोरिया इस विवाद को सुलझाने में कारगर होंगे? और जानेंगे कि इस विवाद में आगे क्या हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा नॉर्थ कोरिया और रूस की। Brought to you by Sensodyne K, Haier and i10. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। लेकिन सबसे पहले जानिए दो जरूरी सूचनाएं। पहला तो ये कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सजने वाला है ललन टॉप अड्डा। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। तीनों दिन का टिकट 499 रुपए है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी सूचना, चल रही है ललन टॉप की चुनाव यात्रा। टीमें कर रही हैं दौरा झारखंड और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का। ये जानने के लिए कि चुनावी तापमान क्या है, तो देखिए हमारे तमाम चैनलों पर हमारी इलेक्शन की कवरेज। अब लौटते हैं दुनियादारी पर। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तारीख 24 फरवरी 2024 की थी। रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया। रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया। क्यों किया रूस ने हमला? क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद कर रहा था। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1949 में हुई थी। मकसद था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। सोवियत यूनियन के पतन के बाद विश्व शांति का जिम्मा उठा लिया इसने, लेकिन कालांतर में रूस के साथ ही इसका पंगा चलता रहा। कोई प्रत्यक्ष लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन लड़ाई के करीब बात पहुंच चुकी है। असल में नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यूक्रेन सोवियत यूनियन के पतन से पहले उसका ही हिस्सा था, इसलिए रूस भी उस पर अपना अधिकार जताता है। यूक्रेन रूस से सीमा साझा करता है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाता तो रूस का दुश्मन उसकी सरहद तक आ जाता, इसलिए उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। कट टू अक्टूबर 2024। नॉर्थ कोरिया पर आरोप लगे कि उसके लगभग 10,000 सैनिक रूस भेजे गए हैं कुर्स्क रीजन में लड़ाई करने। कुर्स्क रूस के पश्चिम में बसा प्रांत है। यूक्रेन की सेना अगस्त 2024 से वहां ऑपरेशन चला रही है। रूस उनको अभी तक नहीं निकाल पाया है। साउथ कोरिया और यूक्रेन ने सबसे पहले यह दावा किया। फिर नेटो के सदस्य देशों में हड़कंप शुरू हुआ। इसे उन्होंने खतरे की घंटी की तरह देखा।
रूस और नॉर्थ कोरिया इस पर क्या कह रहे हैं? जैसा हमने पहले आपको बताया, रूस सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर रहा है। वो दोनों देशों के बीच हुए सुरक्षा समझौते का हवाला दे रहा है और नॉर्थ कोरिया इस पर कुछ नहीं बोल रहा। अब सवाल उठता है कि इस सैन्य मदद का रूस को कितना फायदा होगा। नॉर्थ कोरिया की सेना मजबूत तो है, जैसे उसके पास करीब 13 लाख एक्टिव सैनिक है। वो दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु बम है। उनके पास लगभग 7,000 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, करीब 400 फाइटर जेट, 80 लाइट बॉम्ब और 200 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 70 सबमरीन भी हैं। उनके पास नई तकनीक की बैलिस्टिक मिसाइलें भी है। अपनी सेना पर वो खूब पैसा खर्चते हैं, लेकिन रूस की मदद के लिए सिर्फ उसके सैनिक गए हैं, वो भी खाली हाथ, बिना हथियार के। कई जानकारों का कहना है कि ये इतना कारगर साबित नहीं होगा। क्यों? वो इसके पीछे 2 वजह बताते हैं। पहली, नॉर्थ कोरिया के सैनिक बिना हथियारों के रूस पहुंचे हैं। अब तक उनकी ट्रेनिंग सिर्फ सोवियत यूनियन के जमाने के हथियार चलाने की हुई है। रूस ने समय के साथ आधुनिक हथियार बनाए हैं। अब यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें रूस के ये आधुनिक हथियार इस्तेमाल करने होंगे, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत होगी। और दूसरी वजह है भाषा। रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिक साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। जानकार कहते हैं कि इससे भी युद्ध में मुश्किलें आ सकती है। अब सवाल उठता है कि उत्तर कोरिया रूस का समर्थन आखिर क्यों कर रहा है? इसके पीछे 4 वजह हैं। पहली, खराब अर्थव्यवस्था। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम की वजह से अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वो उन देशों से व्यापार नहीं कर सकता है, इसलिए रूस उसकी आर्थिक मदद करता है। नंबर 2, खाने की कमी। पिछले कुछ सालों से नॉर्थ कोरिया में फसल चौपट हो रही है, खराब मौसम की वजह से, इसलिए वहां खाने की भयंकर कमी है। रूस इस सैनिक सहायता के बदले नॉर्थ कोरिया को अनाज देता है। नंबर 3, डिप्लोमैटिक सपोर्ट। प्रतिबंधों की वजह से नॉर्थ कोरिया दुनिया से कट गया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उसे डिप्लोमैटिक समर्थन नहीं मिल पाता। सैन्य समर्थन के बदले यूएन जैसे मंचों पर रूस नॉर्थ कोरिया को डिप्लोमैटिक समर्थन देता है। कुछ एक दफे रूस ने यूएन में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ आए प्रस्तावों को वीटो भी किया है। और कारण नंबर 4, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पश्चिमी देशों का दावा है कि रूस इस सैन्य मदद के बदले नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। इस पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता जता चुका है। अब समझिए इस मामले में एशिया वाला एंगल। एशिया में अमेरिका के 3 ताकतवर सहयोगी हैं। पहला, जापान। उसकी नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं बनती। दोनों के बीच आधिकारिक तौर पर कभी रिश्ते शुरू हुए ही नहीं। इक्का दुक्का मौकों पर दोनों ने बात की है। जापान ने भी नॉर्थ कोरियाई सैनिकों के रूस भेजे जाने पर आपत्ति जताई है। दूसरा है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का ऐतिहासिक रूप से वो दुश्मन रहा है। उसने भी नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के रूस जाने पर चिंता जताई और ये भी कहा कि हम यूक्रेन का समर्थन देंगे। तीसरा ताकतवर देश है भारत। हमारे पश्चिम से अच्छे संबंध है, लेकिन हमारे रूस से भी अच्छे संबंध है। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से पूछा कि नेटो और अमेरिका इस विवाद को सुलझाने के लिए एशिया की तरफ देख रहे हैं। क्या भारत इसमें कोई भूमिका निभा सकता है? हालिया जो अभी जो एक मूव हुआ है कि नॉर्थ कोरिया रूस को सपोर्ट करेगा, तो उसके चलते एशिया में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। और उस अनिश्चितताओं का कारण ये भी है कि रूस और नॉर्थ कोरिया क्लोज आ रहे हैं और ये माना ये भी जाता है कि रूस और नॉर्थ कोरिया के अलावा चीन भी नॉर्थ कोरिया के बहुत करीब है। तो इससे जो पैदा हुई जो इनसिक्योरिटी है, खासकर जापान और साउथ कोरिया की, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और अब ये भी माना जा रहा है कि यूरोपियन सिक्योरिटी पर सीधा थ्रेट एशियन सिक्योरिटी से भी आ सकता है। यानी जिस तरह से नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है रूस को, उसमें ये भी हो सकता है कि किसी न किसी तरह एशियन सिक्योरिटी को भी पुख्ता करने की जरूरत है कि भविष्य में अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो उसको एशिया में ही टैकल किया जाए, ना कि यूरोप तक उस समस्या को आने दिया जाए। तो यहाँ पर जो मूल प्रश्न ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया इसी तरह रूस को सपोर्ट करता रहा तो आने वाले दिनों में भारत जैसे देशों की क्या भूमिका होगी। उसमें एक चीज तो बड़ा स्पष्ट है कि भारत इस समय अपने आप को इस विवाद से अलग मानता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि किसी न किसी तरह जो भी सीमा संबंधी डिस्प्यूट है उनका शांतिपूर्ण निपटारा किया जा सके। और भारत इसीलिए पर्पसफुली कभी भी क्वाड को, जो इंडो पैसिफिक रीजन का एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोरम की तरह या कोऑपरेटिव फोरम की तरह देखा जाता है,
उसमें इसने अपने आप को कमिट नहीं किया है कि वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, या उसको बहुत लोग कह रहे थे एशियन नेटो भी मानेगा, तो उस तरह से भारत अपने आप को इससे अलग रख रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में जब हो सकता है, जब चीन और ताइवान का संघर्ष हो, उस पर कुछ मूवमेंट हो, आर्मी का मूवमेंट या मिलिट्री मूवमेंट हो, उस समय भारत क्या स्टैंड लेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा वॉच करना। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि भारत दोनों पक्षों से अपनी दूरी, जो समानांतर दूरी है, वो बनाकर रखेगा और किसी भी खेमे के पक्ष में दिखने ले। और ये क्वेश्चन बहुत फारफेच्ड है कि जिस तरह जापान या साउथ कोरिया इस सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी से अफेक्टेड है, उस पर भारत कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत अपने आप को इन चीजों से अलग रख रहा है जब तक वो इमीडिएट या इमरजेंट सिचुएशन ना हो जाए। क्या जापान और साउथ कोरिया इस विवाद को सुलझाने में मदद कर पाएंगे, और क्या नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इससे तनाव बढ़ सकता है? देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में तो जरूर तनाव बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब ज्यादा अपने आप को केपेबल समझेगा या एम्पावर्ड समझेगा, क्योंकि रूस के साथ वो एक लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में, या यूक्रेन की रूस की भूमि पर। तो साउथ कोरिया को तो इमीडिएट कंसर्न है। जापान का भी कंसर्न बढ़ जाएगा कि जिस तरह से नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स या न्यूक्लियर टेस्टिंग करता रहा है, उसके कई बार उसने जापान की सीमा का भी अतिक्रमण किया है। तो ऐसे में दोनों देश इस बात से तो जरूर सशंकित है कि नॉर्थ कोरिया अगर इसी तरह पावरफुल होता रहा तो उन पर इमीडिएट थ्रेट आ सकता है। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन दोनों स्टेट्स को किसी न किसी तरह अमेरिका एक डिफेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है। जैसे जापान में ही देखें तो 35,000 सैनिक अमेरिकी ओकिनावा द्वीप पर रहते हैं, और उन्होंने कई सालों से वहां अपना बेड़ा और अपनी सैनिक टुकड़ियां वहां रखी हुई हैं। तो वो एक अम्ब्रेला है उनके पास। उसी तरह साउथ कोरिया में भी यूएस मिलिट्री प्रेजेंस है। तो इमीडिएट कंसर्न तो उनका यही है कि अगर नॉर्थ कोरिया इस तरह सपोर्ट करता रहा और उसके सपोर्ट में अगर रूस भी आ जाता है तो वहां की स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इसीलिए उनका कंसर्न होना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह का उनका इतिहास रहा। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के जंग में शामिल होने की खबर कई हफ्तों से आ रही है। कहा जा रहा है कि वो रूस के कुर्स्क रीजन में लड़ रहे हैं, जहां फिलहाल यूक्रेन का कब्जा है। वो अब तक ये कब्जा छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्यों? देखिए, अभी नॉर्थ कोरियाई सैनिक जो इस समय कहा जा रहा है कि कुर्स्क रीजन में है 10,000 की संख्या में, और वो एलीट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स हैं जो वहां पे स्टेशन की गई हैं। वहां पर डिसाइसिव बैटल अभी रूस के फेवर में गया है, और रूस ये भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से उसको प्रेसिपिटेट किया जाए, क्योंकि जो यूक्रेन को अंदेशा था कि रूस अपने सैनिक टुकड़ियों को जो वॉरिंग रीजन्स है, जहां लड़ाई समय हो रही है यूक्रेन में, वहां से वापस लाके कुर्स्क में रखेगा, वैसा रूस ने कुछ किया नहीं है। तो जाहिर है इस समय एक बहुत बड़ी स्थिति ये भी बनी है कि किस तरह कुर्स्क को धीरे धीरे खाली कराया जाए, यानी पूरी तरह से अचानक नहीं खाली कराया जाए। और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हो रहे, क्योंकि जो यूक्रेनियन एडवांस थे कुर्स्क रीजन पे, वो अब रुक गया है। तो अब आप ये भी मान सकते हैं कि उसमें नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का सहयोग रहा है, उसके चलते हुआ है। और कुर्स्क रीजन में जिस तरह के डिप्लॉयमेंट हुए हैं और जिन तरह के एलिट फोर्सेज यूक्रेन ने डाले हैं, एकदम से 10 या 15 दिन में वो वापस जाने वाले नहीं है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि कुर्स्क में उनको आगे बढ़ने से रोक दिया है। जो नई टेरिटरी है वो कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। उसके विपरीत यूक्रेन में रूस अपनी बढ़त बनाए। तो एक तरह का बैलेंस बनाकर यहाँ पर चला जा रहा है कि किसी न किसी तरह कुर्स्क रीजन को धीरे धीरे खाली कराया जाए यूक्रेनियों द्वारा, और नॉर्थ कोरिया उसमें सहयोग कर ही रहा है। तो उसमें कितने सैनिक मरे हैं नॉर्थ कोरिया के, कितने वो सक्सेसफुल हैं, ये अभी तक पेंटागन भी नहीं बता पाया है, जो सबसे इंफॉर्मेटिव, जो सबसे कंफर्म्ड रिपोर्ट्स देता है। तो लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कुछ पलड़ा नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के आने से रूस का भारी जरूर हुआ है। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से जुड़ी हुई है। यहां CIA के एक कर्मचारी को खुफिया दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
इस शख्स का नाम है आसिफ विलियम रहमान। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे CIA का कर्मचारी बताया है। इसकी असली पहचान अभी पता नहीं चल पाई है। आसिफ ने ईरान पर इजरायली मिसाइल हमले का प्लान लीक किया है, ऐसे आरोप लगे हैं। आसिफ रहमान के अलावा जैक टशेरा भी इसी तरह के केस को लेकर चर्चा में है। 12 नवंबर को उन्हें अमेरिका के कोर्ट ने 15 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने अप्रैल 2023 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के कई खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे। उस डॉक्यूमेंट में इजराइल, मोसाद, UN चीफ और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर सनसनीखेज खुलासे हुए थे। अब दूसरी सुर्खी जानते हैं जो अमेरिका से ही है। बुधवार 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और आगामी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। ट्रंप ने बाइडेन को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने का वादा करने के लिए शुक्रिया अदा किया। दोनों नेताओं की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय रही। तीसरी सुर्खी जानते हैं जो श्रीलंका से आई है। श्रीलंका में आज संसदीय चुनाव की वोटिंग हुई। शुक्रवार यानी 15 नवंबर को इसके नतीजे आने की उम्मीद है। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सीटें हैं। बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के लिए इस चुनाव के जरिए संसद में बहुमत हासिल करना अहम है। आपको बता दें कि श्रीलंका में 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें अनुरा की जीत हुई थी। फिर उन्होंने 23 सितंबर को श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। अनुरा की जीत में कुछ बड़ी वजहें भ्रष्टाचार से निपटने और देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के वादे थे। इन सुधारों के साथ आगे बढ़ने के लिए सदन में पकड़ जरूरी थी, लेकिन उनके गठबंधन नेशनल पीपल्स पावर यानी NPP के पास महज 3 सीटें थी। ऐसे में शपथ लेने के अगले ही दिन अनुरा ने संसद को भंग कर दिया। उनका कहना था कि ऐसी संसद को जारी रखने का कोई मतलब नहीं जो लोगों की इच्छाओं से मेल नहीं खाती। दरअसल वो संसद अगस्त 2020 में चुनी गई थी। तब दिसानायके की गठबंधन NPP की पकड़ श्रीलंका की राजनीति में उतनी मजबूत नहीं थी और उसे सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकी थी। लेकिन 2021 में मतलब 2021 के अंत तक श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ। इसके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षा को देश छोड़कर भागना पड़ा। दिसानायके प्रोटेस्ट को लीड करने वाले लोगों में से थे। तब से श्रीलंका की जनता NPP को ट्रेडिशनल पार्टियों के बरक्स एक विकल्प के तौर पर देखने लगी और 2024 में दिसानायके के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हुई। लेकिन जीत के बावजूद सदन में वही 2020 वाली ही व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने उसे भंग कर दिया और अब हालिया चुनाव में उन्हें बहुमत की उम्मीद है। तो आज का दुनियादारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इन मामलों पे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallanTop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।